अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमारा तीसरा लेक्चर है। तीसरे लेक्चर में हम अपना टेंसेस स्टार्ट करेंगे। टेंसेस पे पहले शुरू में थोड़ी सी बातें करना चाहूँगा। टेंसेस के अंदर आप टेंसेस टेंसेस होते क्या? टेंसेस का मतलब है ज़माना। अब ज़माने के अंदर आप क्या पढ़ते हो? जिस तरह हम लोग उर्दू लैंग्वेज के अंदर बात करते हैं कि हम लोग बात जब कर रहे होते हैं, सामने वाले को पता चलता है कि आप क्या बात कर रहे हो, आप किस वक्त की बात कर रहे हो और किस वक्त में किस जगह पे बात कर रहे हो, किसके मुतालिक। मिसाल के तौर पे आप माजी में बात कर रहे हो, लेकिन माजी में क्या बात है? लगातार हो रही थी, एक बार हुई, या माजी में एक लंबे टाइम से माजी में होते हुए अब जाके रुक गई, तो आप ये टेंसेस के अंदर बात करते हो। सेम जब आप इंग्लिश के अंदर आते हो तो इंग्लिश के अंदर भी आपके पास टेंसेस होते हैं। उर्दू में ज़माना कहते हैं, इंग्लिश के अंदर आप इसे टेंसेस कहते हैं। बहुत बेसिक है। तो लाइक आप 6, 7, 8, 9 क्लास मैट्रिक तक आप पढ़ते हो, फिर फर्स्ट या सेकेंड ईयर के अंदर भी आप पढ़ोगे, इवेंचुअली आप बैचलर्स के अंदर भी ये जाके पढ़ते हो। तो जितनी जल्दी आप ये सीख लो उतना ज़्यादा आपको आसानी है चीज़ें समझने के लिए और आसानी के लिए। अगर आप बात करें टेंसेस होते हैं टोटल 12 किस्म के। वैसे देखा जाए तो तीन टाइप्स हैं, प्रेजेंट, पास्ट सिंपल, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, सॉरी। लेकिन इनकी भी अपने अपने टाइप्स होते हैं। मिसाल के तौर पे एक टाइप है इनडेफिनेट, एक है कंटिन्यूस, एक है परफेक्ट और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूस। अब तीनों के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के इन चारों के बनते हैं, यानी कि प्रेजेंट के 4 बनेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल भी कहते हैं उसे, फिर बनता है प्रेजेंट कंटिन्यूस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट के अंदर भी यही होता है और इस तरह होता है। मकसद यूज़ करने का ये है कि जब आप सामने वाले से बात करो ना, उसको समझ आ जाए कि आप वक्त के अंदर किस जगह की बात कर रहे हो। आप माजी में बात कर रहे हो, लेकिन माजी के कौन से हिस्से की बात कर रहे हो और कितने माजी में बात कर रहे हो। तो आप अगर आप किसी अंग्रेज से, गोरे से, इंग्लिशमैन से, अमेरिकन से, ऑस्ट्रेलियन से, कैनेडियन से बात करो, या फिर आप अपने किसी भी बाहर के दोस्तों से बात करते हो, किसी में भी मीटिंग के अंदर हो, तो फिर आपको और उसको आसानी होगी एक दूसरे को समझने में। लेकिन सेम अगर आप टेंसेस को सही इस्तेमाल ना करो ना प्रॉपरली, तो सामने वाले को समझ नहीं आएगा कि तुम किस टाइम पे आगे बात करना चाह रहे हो। या मिसाल के तौर पे ले लो कि आप उससे डील कर रहे हो, आप पाकिस्तानी हो, आप बात कर रहे हो कि मैं आपको 100 टन आम बेचूंगा। अब वो बोल रहे ठीक है मुझे आम चाहिए 2 महीने बाद। आप बोल रहे हो या मैंने आपको आम भिजवा दिए थे। अब आप उसको ये तो नहीं बोल सकते ना कि मैंने आपको आम भिजवा दिए थे। अगर आप उसे ये बात इंग्लिश के अंदर बोलोगे, आप वो वहीं कंफ्यूज हो जाएगा। वो ये समझेगा कि ये बोल रहा है इसने आम भिजवा दिए और ये पैसे मांग रहा है। तो इसलिए आपको ये चीज़ एग्जैक्टली आनी चाहिए। टेंसेस पे यही बात हो गई। टेंसेस के अंदर नॉर्मली हमारे यहाँ 3 चीज़ें यूज़ होती हैं, 4 देखा जाए तो। एक सब्जेक्ट है, दूसरा हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब आपको टेंस पहचानने में मदद करेगा सीधे सीधे। तीसरा आपका वर्ब है, मेन वर्ब है। वर्ब की 4 टाइप्स हैं। बेस फॉर्म है जिसे फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, पास्ट फॉर्म को हम सेकंड फॉर्म कहते हैं, थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, और फोर्थ फॉर्म हम बनाते हैं आईएनजी से, फर्स्ट प्लस आईएनजी कहते हैं उसको। तो ये 4 फॉर्म हो गए हमारे, ये यूज़ होंगे। और आखिरी में हमारा ऑब्जेक्ट यूज़ होगा। ऑब्जेक्ट क्या? अब सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है वो जो काम कर रहा है, सेंटेंस के अंदर काम कर रहा है। वर्ब आपको बताएगा क्या काम हो रहा है, ऑब्जेक्ट बताएगा किस चीज़ पे काम हो रहा है। ज़रूरी नहीं है कि सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट हो या ना हो। मेजॉरिटी सेंटेंसेस, आप बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हो कि उसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं है। मिसाल के तौर पे आई ड्रिंक, आई ड्रंक, या आई ड्रैंक, आई रन, आई गो, इन सब में ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो ये सेंटेंस होते हैं। लेकिन एक सेंटेंस के अंदर लाजमी, अगर आप एक प्रॉपर टेंस बनाना चाह रहे हो तो उसके अंदर लाजमी सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए। 2 चीज़ें लाजमी होनी चाहिए। इस बोर्ड पर आ जाएं। बोर्ड पर आप देखें, हमारे पास है प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, लेकिन स्ट्रक्चर लिखने से पहले, या चाहे तो आप कॉपी कर सकते हैं या फिर आप बोर्ड का एसएस ले लीजिएगा बाद में और आप कॉपी कर लीजिएगा। अब प्रेजेंट सिंपल के अंदर सबसे पहले आपके पास है इसके यूजेस, कहाँ इस्तेमाल होगा प्रेजेंट सिंपल, पहले ये देख लें। राइट साइड पे आपके पास लिखे हुए हैं यूजेस है। सबसे पहले आएगा फैक्ट के अगर मैं एक सेंटेंस बताऊं तो फैक्ट के अंदर ये आ सकता है कि कराची इज़ द बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। अब यहाँ पे आप नोट करें कराची इज़ आ रहा है, इस स्टेटिव वर्ब के तौर पे यूज़ हो रहा है। पिछले वाले लेक्चर में आप देख लीजिएगा, उसके अंदर वर्ब वाले में आपको स्टेटिव के डिटेल में बताया था कि स्टेटिव वर्ब क्या होता है। कराची इज़ द बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। दूसरा जनरलाइजेशन का मतलब होता है जब आप किसी भी चीज़ को ना एक सब पे लागू कर रहे हो। तो मिसाल के तौर पे डॉग्स आर फ्रेंडलियर देन कैट,
यहाँ पे भी आर यूज हो रहा है। आर वैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन स्टैटिक वर्ब के तौर पे भी यूज होता है। तीसरा यूनिवर्सल लॉ। यूनिवर्सल लॉ क्या होता है? यूनिवर्सल लॉ या यूनिवर्सल ट्रुथ, सूरज कहाँ से निकलता है? मशरिक से निकलता है। द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। चौथा हैबिट, आपकी कोई भी मशगला, मिसाल के तौर पे मेरा आपका कोई भी हैबिट हो सकता है गेम खेलना, आई लाइक टू प्ले गेम, सही है। चौथा रूटीन। रूटीन आपके कोई भी रूटीन के अंदर आ सकता है, मिसाल के तौर पे बच्चे स्कूल कब आते हैं? बच्चे सुबह 8 बजे स्कूल आते हैं। चिल्ड्रंस कम टू स्कूल एट 8 AM, सही है। या आप ऑफिस से कब लीव करते हो? आई लीव द ऑफिस एट 6, 7 या 8 PM, जो भी हो। छठा स्टैटिक वर्ब, आपको बता चुका हूं स्टैटिक वर्ब किस तरह आ सकता है। स्टैटिक वर्ब की जितनी भी हमने 4 काइंड्स पढ़ी थी, चारों प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही अंदर आएंगी। नरेशंस, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले नरेशन नहीं है। जब आप नरेट कर रहे होते अपनी कोई स्टोरी, तो उसके अंदर भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट ही यूज करते हो। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाके यूज होता है। कमेंट्री, अगर आप कभी भी क्रिकेट मैच देखो या फुटबॉल देखो, तो उसके अंदर जब कोई मेजर प्लेयर जब गोल मारता है फुटबॉल में और क्रिकेट के अंदर या हॉकी में, जब कोई मेजर प्लेयर गोल मारता है तो कमेंटेटर बहुत अलग अंदाज से बोल रहा होता है, तो वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोल रहा होता है, वो भी इंडेफिनिट का टेंस यूज करता है, वो भी हाल का सेंटेंस यूज करता है। थोड़ी सी अलग होती है और थोड़े से अलग सेंटेंसेस यूज कर रहा होता है, जो कि हम नॉर्मल लाइफ में नहीं करते। अगर आप सुनना चाहें तो आप कमेंट्री सुन सकते हैं, थोड़ी सी सुन लें, आपको अंदाजा हो जाएगा यूट्यूब पे। नवा इंस्ट्रक्शंस, अगर आप कोई कुकिंग वीडियो देखो तो उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन दे रही होती हैं लेडीज़ या कोई भी कुकर जेंट्स, तो वो आपको इंग्लिश के प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है। अब आप ये करो, डू दिस एंड दिस एंड दिस एंड डू दैट, सही है। आखिरी, इवेंट इन नियर फ्यूचर। अब ये एक चीज़ है जहाँ पे थोड़े से बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। वैसे तो हमारे यहाँ बोर्ड, मैट्रिक बोर्ड में ये चेक नहीं होता, टेस्ट भी नहीं होता, लेकिन अगर आप थोड़ा आगे जाओ तो ये हो जाता है। इसके अंदर ये होता है, अगर आपको एक चीज़ पता है ना कि वो फौरन होने वाली है, यानी कि अभी से 10 मिनट बाद मुझे पता है कि मैं लेक्चर दे रहा हूँ, तो ये चीज़, या 10 मिनट बाद मीटिंग शुरू होने वाली है, या मुझे पता है 10 मिनट बाद लाइट चली आएगी, तो उसे भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही अंदर यूज़ करते हो। अगला, अब आप स्ट्रक्चर्स पर आ जाएं। स्ट्रक्चर्स अगर आप कॉपी करना चाहें तो अगले साथ साथ स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, ये सिंटेक्स भी कहते हैं इसे इंग्लिश के अंदर। स्ट्रक्चर आपको बताता है कि सेंटेंस बनाना किस तरह है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता, लेकिन अगर आप देखो तो डू और डज यूज़ होता है। इसे ही आप हेल्पिंग वर्ब कंसिडर कर लो। अलबत्ता ये भी वर्ब के तौर पे भी डू यूज़ होता है। अब पहले आप ये देख लें कि डू और डज किसके साथ यूज़ होगा, सही है। आई वी यू दे के साथ हमेशा डू यूज़ होगा, डज यूज़ नहीं होगा, सही है। और डज किसके साथ यूज़ होगा? ही, शी, इट या किसी भी सिंगुलर प्रोनाउन या नाम के साथ, सही है। ही, शी, इट किसी भी सिंगुलर नेम के साथ। अब नेम में क्या आ सकता है? अली, मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर अब लिखूँ तो अली, यहाँ पर आएगा ये प्लेस। लेकिन अगर अब इस चीज़ का फ़र्क समझे, अफर्मेटिव में देखें। अफर्मेटिव के मैंने स्ट्रक्चर में क्या लिखवाया है? सबसे पहले मैंने लिखवाया है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, बिल्कुल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन मैंने स्लैश डाल के SES और IES लिखा है। अब ये क्या है? ये डज वाले प्रोनाउन के साथ होगा। डज वालों के साथ क्या होगा? जो भी वर्ब होगा ना, उसके हिसाब से उसके आगे SES या IES आ जाएगा, ठीक है। कौन से वाले के साथ? डज वाले के साथ। डज वाले कौन से? ही, शी, इट और सिंगुलर नेम। दोबारा बोल रहा हूँ, ही, शी, इट और सिंगुलर नाम का ख्याल करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। बहुत बेसिक टेंस है, लेकिन बहुत बच्चों की गलतियां मैंने निकाली है पिछले 3 साल में पढ़ाते हुए। अब होता क्या है, बच्चा अली प्ले कर देता है, अब आगे जाके वही अली डू प्ले, ये गलत सेंटेंस आ जाता है। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो अली के आगे मैंने प्ले के साथ प्लेस करा है, लेकिन आई के साथ मैंने प्ले करा है। सेम सर ES कहाँ आएगा? सर जहाँ पे ES वाला वर्ब होगा आप देख लोगे आगे जाके वो उसके साथ ES आ जाएगा। लेकिन अगर आप देखो यहाँ पर, अब आप नोट करो, अगर मैं लिखूं अली उड़ता है, अली फ्लाइज, मैंने क्या लिखा? और अगर मैं बात करूं आई फ्लाई, तो यहाँ पे आप देखो मैंने क्या करा, यहाँ पर मैंने Y को I के अंदर कन्वर्ट करा और ES लगा दिया,
सही है, या तो आप आई एस पूरा लगा दो या आखिरी में जो वाई होता है उसे आप कन्वर्ट कर दो आई के अंदर और ई एस लगा दो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ रही होगी। अगला आ जाते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर। स्ट्रक्चर में बच्चों क्या करना है, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस ई एस आई एस आपको समझा दिया। आखिरी में क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। बहुत सारे सेंटेंस पे ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो परेशान नहीं होइएगा। अच्छा एक चीज़ और, आप जितने भी टेंसेस पढ़ रहे हैं ना, ये सारे एक्टिव टेंस भी होते हैं। आगे जाके जब आप एक्टिव पैसिव पढ़ोगे तो उसके अंदर जो सारे एक्टिव टेंस होते हैं वो यही होते हैं, उसमें आपको कोई चीज़ नहीं पढ़ाई जाएगी। नेगेटिव सेंटेंस आप जब बनाओगे तो यहाँ पर आप सबसे पहले डू और डज यूज करोगे। डू डज का आपको बता दिया कि क्या होगा। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ सेंटेंस बना देता हूँ, अली प्लेस क्रिकेट कर देते हैं, क्योंकि हमारे क्रिकेट ही ज़्यादा खेली जाती है। नेगेटिव अब इसके देखें, नेगेटिव के अंदर क्या है, सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, उसके बाद डू या डज आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे मैंने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस आई एस नहीं लगाया हुआ, उसकी वजह है, और आखिरी में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब इसी का नेगेटिव बनाते हैं। अच्छा अब आपको, अगर आपको बिल्कुल भी टेंसेस नहीं आते ना, आपने फिर किस तरह करना है, आपने स्ट्रक्चर को सामने रखना है अपने, कि जब आप स्ट्रक्चर को देख के बार बार सेंटेंसेस बनाते रहोगे आपको आदत हो जाएगी। अब उससे क्या होगा, आप बार बार कंटिन्यूटी के साथ करते रहोगे, एक चीज़ आपके हिप्स में आ जाती है, एक तरीके से आप उसे रट लोगे। अब आप देख लें यहाँ पे सबसे पहले क्या है स्ट्रक्चर के अंदर, सब्जेक्ट। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट क्या था, यहाँ पे अली था, आपने लिख लिया अली। अब यहाँ पे डू है और डज है। अब अली आपका किस में आता है, अली आपका डज वाले में आता है, और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर भी कहलाते हैं। तो अली, डू आएगा, डज आएगा, डज आएगा। एक यहाँ पे चीज ऐड कर लीजिएगा, यहाँ पे नॉट भी आएगा लाजमी। यहाँ पर ये चीज मैंने नहीं लिखा पहले, अभी आप देख लें, अली डज, फिर आपका स्ट्रक्चर के साथ साथ नॉट आ गया। और यहाँ पे जो आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आपकी यहाँ पे क्या थी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लेज, ये अब आएगा प्ले। अली डज नॉट प्ले क्रिकेट, आपका वैसे ही आ गया। अब यहाँ पर जो है आपका प्ले के साथ एस या ई एस नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि वो जो इसके साथ जो एस था या ई एस या आई एस, वो डू के साथ चले आता है, और डू के साथ आप ऐड करके उसे डज बना लेते हो। सही है, तो ये किसकी निशानी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की खास निशानी है कि यहाँ पर ये आएगा। अगर मैं इंट्रोगेटिव की बात करूँ, इंट्रोगेटिव में आप देखें सबसे पहले क्या है, डू या डज में से कोई एक आएगा। डू या डज में से हमारे पास क्या था, सब्जेक्ट क्या हमारे पास अली है, तो हमने सबसे पहले क्या लगा लिया, डज। हमने सबसे पहले लगा लिया डज, उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, अली, हमने लिख लिया अली डज अली। फिर आपके पास आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वैसी की वैसी आ गई। उसके बाद आपके पास ऑब्जेक्ट क्रिकेट। एक चीज़ अगर आप गौर करें इसके अंदर, तो वो क्या है, मैंने यहाँ पे इंट्रोगेटिव के अंदर क्वेश्चन मार्क भी लगाया हुआ है। क्वेश्चन मार्क क्यों आएगा, क्योंकि आप सवालिया जुमला पूछ रहे हो, ये निशानी के तौर पर आएगा लाजमी। अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन मार्क ना लगाओ तो आपका सवालिया जुमला नहीं होगा। सही है, तो यहाँ पे आपने ये भी लगाना है। इसके अलावा प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर और कुछ भी नहीं है। उर्दू के सेंटेंसेस हैं, उर्दू के सेंटेंसेस के लिए मैं आपको एक मशवरा दूंगा, आप अपनी रेफरेंस बुक खोलें या आप अपनी बुक खोलें या कोई भी आपका साइड नोट मटेरियल हो, आप उसको खोलें और उसके अंदर आप निकाल के देखें, आपको उर्दू के सेंटेंसेस आराम से मिल जाएंगे। और जितने भी सेंटेंसेस होंगे ना, वो इन 10 में से आएंगे। वैसे अगर मैं बात करूँ ना, नॉर्मली आपका क्या क्या यूज़ होता है, नॉर्मली आपको इंस्ट्रक्शंस यूज़ होते हैं, ये यूज़ हो रहा होता है, ये और ये 6 आपके नॉर्मली यूज़ हो रहे होते हैं मैट्रिक लेवल तक। इसके अलावा और कुछ नहीं होता। बाकी और भी चीज़ें वो आती हैं आगे लेवल पे, और ये फिर, और अभी तो ये सेंटेंसेस हैं। आगे के स्टेज पे अगर आप एडवांस लेवल पे जाओ तो वहाँ पे पूरा पैराग्राफ बना के वो दे देते हैं। एक ही सेंटेंस को वो कंजक्शन प्रीपोजिशन लगा के लंबा कर देते हैं। हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर यही है, आप इसे कॉपी कर लें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हमारा टेंसेस का ये 4था लेक्चर होगा और आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस पे बात करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर सारे वो सेंटेंसेस आते हैं जो कि हाल में, प्रेजेंट में हो और कंटिन्यूटी के साथ हो रहे हो, उनके अंदर कंटिन्यूटी हो, यानी कि लगातार हो रहे हो। सही है, तो वो जितने भी सेंटेंसेस होंगे इंग्लिश ग्रामर के अंदर, वो सारे प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर आएंगे। हम बहुत बेसिक लेवल पे पढ़ रहे हैं, ये कोई एडवांस वीडियो नहीं है या ये कोई एडवांस लेक्चर नहीं है, तो हम इस पर एडवांस बात करेंगे, हम बेसिक से बात करेंगे। और ये वीडियो सबसे ज़्यादा किसके काम आएगी, 9 मैट्रिक के बच्चों के लिए या उनके लिए जो टेंसेस पढ़ना अभी शुरू कर रहे हैं।
सही है, इसके यूजेस देख लेते हैं। यूजेस समथिंग इन प्रोग्रेस एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, कोई चीज़ जो कि हो रही हो, जैसे आप बात कर रहे हो, अगर आप गौर करो तो मैं भी पढ़ा रहा हूँ लेकिन आपसे बात भी कर रहा हूँ, ठीक है। जब आप ये वीडियो देखोगे तो आप इस तरह भी देख सकते हो कि मैं आपको एक चीज़ बता भी रहा हूँ और साथ में पढ़ा भी रहा हूँ, कोई चीज़ हो रही हो जब आप किसी और से बात कर रहे हो। दूसरा, समथिंग इन प्रोग्रेस बट नॉट इन मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, कोई चीज़ हो रही हो हाल में लेकिन उस पे बात ना हो रही हो या उस पे बात नहीं हो रही हो, सही है। इसकी मिसाल आप इस तरह ले लें कि मैं मोटर बाइक से रोज़ाना घर जाता हूँ, आई एम यूजिंग अ मोटरसाइकिल या मोटर बाइक टू गो होम, आई एम यूजिंग अ मोटरसाइकिल टू गो होम, इस तरह कर ले। तीसरा, समथिंग प्री अरेंज्ड इन द फ्यूचर, समथिंग प्री अरेंज इन द फ्यूचर, इसका मतलब ये है कि आपके अभी से 10-15-20 मिनट बाद कोई इवेंट होने वाला हो, सही है, जो कि आपको पता हो। मिसाल के तौर पे आप किसी कॉन्सर्ट में गए, आप किसी के घर पे गए या आप किसी की शादी में गए, आपको पता है कि 15 मिनट बाद खाना निकलने वाला है, तो इस टाइप के जो भी सेंटेंसेस आप बनाओगे ना इन फ्यूचर, वो भी आपके प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर आते हैं। चौथा, टेम्परेरी इवेंट और सिचुएशन, टेम्परेरी, कोई भी टेम्परेरी का मतलब पता है, आर्जी तौर पे कोई भी इवेंट हुआ हो या कोई हालात हो। मिसाल के तौर पे मैं बोल सकता हूँ माई फ्रेंड इज लिविंग विद मी अंटिल ही फाइंड्स अ फ्लैट फॉर हिमसेल्फ। तो जो इसका पहला वाला सेंटेंस है ना, इसके अंदर पहला वाला जो मैंने बोला माई फ्रेंड इज लिविंग विद मी, ये भी प्रेजेंट, ये इसकी तरफ का है। पांचवा, अनॉयंस एट रिपीटेड एक्शन, अनॉयंस का मतलब होता है तंग आ जाना, जब आप सामने वाले से तंग आ जाते हो। रिपीटेड एक्शन जो कि बार बार हो रहा हो, इसका एक सेंटेंस की मिसाल इस तरह दे देता हूँ, माई बॉस इज कॉन्स्टेंटली कॉलिंग मी, माई बॉस इज कॉन्स्टेंटली कॉलिंग मी, सही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। इसके अंदर आप गुस्सा दिखा रहे हो अपना, या कोई भी आप सेंटेंस बना सकते हो, अभी मेरे दिमाग में मिसाल नहीं आ रही, लेकिन बहुत सारी मिसालें क्लास के अंदर करवा लूँगा, क्लास के अंदर जब ये करेंगे तो फिर दे दूँगा, फिल वक्त मेरे फ़ौरन कोई मिसाल नहीं आ रही। ये 5 चीज़ें, इन 5 चीज़ों को आप कॉपी कर लें, यहाँ पे आप या तो रोक लें या आप कॉपी कर लें, इस साइड पर आ जाते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से, इज, एम, आर। हमारे पास कितने प्रोनाउन है, 7 प्रोनाउन है हमारे पास, ही, शी। अच्छा, अब यहाँ पे बल्कि इस तरह आप देख लें, आई सबसे पहले आता है, आई के यहाँ जाएगा एम में, उसके बाद आता है वी जाएगा आर की तरफ, यू भी आर में, और दे। यहाँ पर मैंने आर ही दोबारा लिख दिया दे लिखने की जगह, यहाँ पर आएगा दे। तो अगर आप देखें इसमें क्या क्या आएगा, ही, शी, इट या सिंगुलर नेम इसमें आएगा, एम में खाली आई आता है, आर के अंदर यू, वी, दे और एक से ज़्यादा नाम ये आते हैं। स्ट्रक्चर पे बात कर लेते हैं, इसको भी जल्दी से ख़त्म करते हैं, फिर पास्ट कंटिन्यूअस की तरफ आएंगे। इसके अंदर जो मेन चीज़ याद रखने वाली है ना, वो इनको समझने वाली है कि ये यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं चौथे की बात करूँ, टेम्परेरी सिचुएशन ये बता दिया, एक ये भी बता दिया था, समथिंग प्री अरेंज इन द फ्यूचर। मिसाल के तौर पे आप एक कॉन्सर्ट में गए, सही है, आपको पता है कि वो गाना गाने वाला है, सही है, या आप बोल सकते हो ही इज गोना सिंग, ही इज गोइंग टू सिंग, ही इज गोइंग टू सिंग, कोई भी आप एक्सरसाइज सॉन्ग ले लो, ये हो गया। ये तो आपको भी बता दिए थे। इन 5 पे आप ज़रा गौर फरमा लीजिएगा, थोड़ा सा आपको मुश्किल होगा, लेकिन जब आप सेंटेंसेस बनाते रहोगे ना, और जब आप सेंटेंस को समझोगे कि उसमें बात क्या हो रही है, आपको आइडिया हो जाएगा। स्ट्रक्चर पे आ जाए, स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने एक बात करी थी कि आपने खाली ये 2 चीज़ें याद करनी हैं, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, एम, आर, और तीनों कंटिन्यूअस के अंदर ना, तीनों कंटिन्यूअस सेंटेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस में 4th फॉर्म आएगी हेल्पिंग वर्ब, 4th फॉर्म आएगी वर्ब की। 4th फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी कि गो है, गो, आईएनजी गोइंग,
ईट है, ईट आईएनजी ईटिंग, ड्रिंक है आईएनजी लगा लो ड्रिंकिंग, रीड है आईएनजी लगा लो रीडिंग। आगे आ जाते हैं, सबसे पहला कोई क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट में मैं ले लेता हूँ शी ले लेता हूँ यहाँ पर शी। अब शी की तरफ देख लो कि शी कहाँ पर आएगा, शी आएगा इस पे, शी इज इज आ गया आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया, वर्ब क्या आपकी आएगी फोर्थ फॉर्म, टू आ गया, ये आपका आ गया सब्जेक्ट, ये आपका आ गया हेल्पिंग वर्ब, गोइंग आपका आ गया वर्ब की फोर्थ फॉर्म, आखिरी में आपका ऑब्जेक्ट आ गया टू, कुछ भी आप ले लें, टू स्कूल कर देता हूं मैं यहाँ पर। नेगेटिव सेंटेंस भी आपका सेम रहेगा, सब्जेक्ट आपका क्या था, शी था, यहाँ पे आपने लगाया शी के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब आप यहाँ से देख लो, शी किसके साथ आएगा, इसके साथ आएगा, सॉरी शी पे हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा, शी प्रोनाउन पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, इज लगेगा। आपने यहाँ से इस कॉपी कर लिया, शी इज नॉट, आपने स्ट्रक्चर से कॉपी करना है, स्ट्रक्चर आपको याद होने चाहिए या याद करते रहना आप साथ साथ। शी इज नॉट वर्ब की फोर्थ फॉर्म, हमारे पास गोइंग था, गोइंग सेम आ जाएगा, गोइंग और टू स्कूल आपका ऑब्जेक्ट था वो आपने सेम एज सेम कॉपी कर लिया। इंट्रोगेटिव के अंदर अगर आप देखें तो सबसे पहले आपका आएगा हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट क्या था, शी, तो शी पे हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज सबसे पहले आपका आएगा इज, फिर आपका आएगा सब्जेक्ट वो आपका आ गया शी, इज शी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म गोइंग, ऑब्जेक्ट आपका आ गया स्कूल। तो बच्चों यहाँ पे हमारा जो प्रेजेंट कंटिन्यूस है वो हमारा एंड हो जाता है। इसके अलावा प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर और कुछ नहीं है। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ ना, टेंसेस के अंदर भी ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको खाली पता है क्या, आपको वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का पता होना चाहिए, आपको टेंसेस पहचानने आने चाहिए, और आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, आपको थोड़ा सा ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब है। सही है, यानी कि ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या है, सही है, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म आ गई, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या है, ईट की थर्ड फॉर्म क्या बनेगी, आप किस तरह पहचानोगे, तो आप सारे सेंटेंसेस को बहुत आराम से पहचान सकते हो। और मैं एडवाइस करूँगा कि आप जो भी पढ़ रहे हो ना, ये अगर आप पढ़ो तो आप अपने इसकी रिलेटेड किताब या रजिस्टर या बुक कॉपी साथ लेके बैठे, जो काम आपने करा वो आप उसको देखो और फिर ये देखो, उसको भी देखते रहो और इसको भी देखते रहो, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं कोई अलग बात नहीं कर रहा, मैं वही बात कर रहा हूँ जो आप बचपन से पढ़ते हुए आओगे। मेजॉरिटी अगर आप लोगों ने 6th क्लास से टेंसेस पढ़ना शुरू कर दिए होंगे, मैं इसलिए बोला क्योंकि 7th क्लास में मुझे आगे पूरे टेंसेस आते थे और 7 के एंड तक मुझे सारे पैसिव आ गए थे, तो ये थोड़ा सा आसान टॉपिक लगता है और ये बेसिक टॉपिक है हमारा इंग्लिश का। इंग्लिश में आगे बहुत सारी चीज़ें जो कि आपको समझने में काम आएंगी। और इंग्लिश का जो मेन मकसद है ना, वो ये नहीं है कि आप इंग्लिश खुद से लिखने लग जाओ, इंग्लिश लिखना एक अलग चीज़ है, लेकिन इंग्लिश पढ़ाने का जो मकसद है ना, जो हमारे बच्चे इग्नोर कर देते हैं, वो ये होता है कि आप बाकी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना, फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, मैथ्स पढ़ रहे हो, उसके अंदर जो इंग्लिश में वो आपको गाइडेंस देता है ना, आपको पता हो। यानी कि आप मैथ्स के अंदर थ्योरम पढ़ोगे, देयर फॉर, देन, हेंस, ये चीज़ें आपको पता हो, लेकिन हमारे यहाँ बच्चे कर नहीं पाते और हमारे यहाँ स्कूलों में इस चीज़ पे गौर नहीं करा जाता कि बच्चे इस चीज़ पे फोकस कर पा रहे, ग्रिप कर पा रहे, नहीं कर पा रहे। यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म होता है।